नमस्कार, टैक्स फीवर में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे ITR 1 फाइल किए जाते हैं, और वो भी नए इनकम टैक्स पोर्टल में, जो कि आया है बहुत ही रिसेंटली 7 जून 2021 को लॉन्च किया गया है। उसके बाद से कुछ बग्स हैं उसके अंदर, पर फिर भी आप यहाँ फाइल का पूरा फॉर्मेट डाल सकते हैं, ITR 1 का, ITR 4 का। अभी दोनों ITR के ही डाला जा रहा है। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इसका पूरा प्रोसेस कैसे करते हैं। चलिए नए इनकम टैक्स पोर्टल में चलते हैं, और वो डेस्कटॉप में नए इनकम टैक्स पोर्टल का वेब एड्रेस है www.incometax.gov.in। ठीक है, ये है हमारा नए इनकम टैक्स पोर्टल का आईडी। अगर आप पुराने इनकम टैक्स पोर्टल ओपन करेंगे तो यही पोर्टल को आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा, यही पोर्टल को आप पर लाया जाएगा, आप यहीं पर काम कर सकते हैं। चलिए पोर्टल में आ चुके हैं। ये है हमारे डैशबोर्ड, आप देख सकते हैं पूरा नया है, इसमें पहले जैसा नहीं है, पूरा सिस्टम बदल दिया गया है। अगर आप नए हैं थोड़ा इसका डेमो देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जो पहले फ़ाइल किया करते थे उनके लिए हम एक फ़ाइल करेंगे, आज दिखाएंगे। जो लास्ट ईयर फ़ाइल किए थे, इस बार भी फ़ाइल करना चाहते हैं अपना ITR 1, तो उनके लिए ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अभी आते हैं वो डैशबोर्ड पे। यहाँ पर राइट हैंड साइड के ऊपर लॉगिन का बटन है, चलिए वहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपना पैन नंबर से या अपना आधार नंबर से। ये ऑप्शन इस बार से लाया गया है कि आप अपना आधार नंबर से भी अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना पैन नंबर या आधार नंबर डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपना पैन नंबर डालूँगा, मैंने डाल दिया अपना पैन नंबर। पैन नंबर डालते ही नीचे वाला कंटिन्यू का बटन इनेबल्ड हो गया है, और इनेबल्ड होने के साथ साथ आप इसको क्लिक कीजिए तो आपको लॉगिन का एक डैशबोर्ड आता है, जहां पर आपका पैन नंबर दिखा देता है और आपको पासवर्ड डालना होता है। इस बॉक्स में आपको टिक करना है, प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। इसको आपको क्लिक करने से इसको कंफर्म हो जाएगा। फिर आप अपना पासवर्ड यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। ये मेरा क्लाइंट का है तो उनका मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद मैं कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। ये है आपका डैशबोर्ड, जहाँ पर आपको दिखाएगा आप कैसे फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इस डैशबोर्ड में आपको दिखाएगा प्रोफाइल स्टेटस 75% कंप्लीट दिखा रहा है। शायद मैंने कुछ डेटा नहीं भरा था लास्ट ईयर, जैसे कुछ छोटा मोटा इश्यूज़ होता है, जैसे एड्रेस का 2 कॉलम होता है, उसमें से आप एक कॉलम भरते हैं, क्योंकि दूसरा वाला कॉलम मैंडेटरी नहीं होता तो आपका ज़रूरत भी नहीं पड़ता। इसलिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होने के कारण 75% कंप्लीट दिखा रहा है, पर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप इससे फाइल कर सकते हैं। चलिए इसको हम स्किप कर देते हैं, एकदम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में स्किप का बटन है। अगर आप ये डेटा अपडेट करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड में अपडेट प्रोफाइल में जाकर आप अपडेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे अपडेट नहीं करना, मुझे इसको स्किप करके प्रॉपर डैशबोर्ड में आना है, जहाँ से मैं फाइल करना चाहता हूँ। चलिए अब आ चुका है ये प्रॉपर डैशबोर्ड। यहाँ से आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं असेसमेंट ईयर 2021-22 का फाइल करने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है, फाइल नाउ में जाके क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको पास एक पेज ओपन होता है, जिसमें आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होता है, वो भी ड्रॉप डाउन मेनू से। चलिए मैं असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर 2021-2022 ये जो है, इसमें करंट असेसमेंट ईयर आपको दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप करंट असेसमेंट ईयर डाल देंगे तो नीचे वाला सारा ऑप्शन डिसेबल्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे कोई भी ऑप्शन इनेबल नहीं है, सारा डिसेबल्ड हो गया है। अगर आप पुराना साल का डालना चाहते हैं, मैं डालता हूँ 2020-21, जब भी मैं डाल दिया तब भी मेरे पास ये ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं। कैसा ऑप्शन, जैसे अंडर सेक्शन 92 CD मॉडिफाइड रिटर्न जो है उसको डालना होता है। यहाँ जो डेटा भरना होगा भर सकते हैं, येस या नो। 44AA में आपको ऑडिट करवाना है, 44AB में आपको ऑडिट करवाना है कि नहीं करवाना है। अगर आपको करवाना है तो येस कर सकते हैं।
फिर आपको फॉर्म सेलेक्ट करना होता है, कौन सा फॉर्म डालना चाहते हैं। फ़िलहाल कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, मैंने बोला ना कुछ बग्स है, इसलिए यहाँ पर सिलेक्शन नहीं आ रहा है इसमें ऑप्शन, नहीं तो यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं तो फ़िलहाल यहाँ 2021-22 का कर रहा हूँ, तो मैं 2021-22 सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद नीचे वाला पूरा ऑप्शन डिसेबल्ड हो जाता है। फिर आपको एकदम नीचे आके कंटिन्यू में क्लिक करना होता है। जैसे मैं यहाँ कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कब क्या आप इसको ऑनलाइन फिलअप करना चाहते हैं या ऑफलाइन फिलअप करना चाहते हैं। मैं यहाँ ऑनलाइन फिलअप करना चाहता हूँ और रिकमेंडेड भी है। ITR 1 इतना आसान है कि आप ऑनलाइन में डायरेक्ट बैठ के डेटा फीड करके आप फाइल कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म 16 का डेटा ऑलरेडी यहाँ पर प्री वैलिडेटेड होके रहेगा। फ़िलहाल इस क्लाइंट का प्री वैलिडेट नहीं रहेगा, क्योंकि इनका अभी तक फॉर्म 16 आया नहीं है। जब तक नहीं आता तब तक आपको प्री वैलिडेटेड डेटा नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ मैनुअली बैठाना है। चलिए ऑनलाइन सेलेक्ट कर लिया, अब इसको प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद मैंने 20 जून को एक बार ट्राई किया था, इसलिए यहाँ दिख रहा है रिज्यूम फाइलिंग, मतलब योर डेटा हैज़ बीन सेव्ड। यहाँ का डेटा ऑलरेडी सेव किया है जो 20 जून को बनाए थे, पर मैं पुराना डेटा से नहीं बनाने वाला हूँ, आपको नया करके सिखाने वाला हूँ। इसलिए यहाँ आके क्लिक करते हैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टार्ट न्यू फाइलिंग में क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको पूछा जाएगा आप इंडिविजुअल फाइल करना चाहते हैं, HUF फाइल करना चाहते हैं या आप अदर्स कैटेगरी में आते हैं। मेरा क्लाइंट जो है वो इंडिविजुअल है, तो मैं इंडिविजुअल में सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिविजुअल मतलब आम आदमी, आपको समझ में आता होगा। इनकम टैक्स का 7% है। इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फार्म, कंपनी, LLP, बहुत सारा है ऐसे। आर्टिफिशियल जुडिशियल अथॉरिटी, BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, ऐसे 7% होते हैं यहाँ पर। पार्टनरशिप और LLP एक ही कैटेगरी में आता है, तो BOI और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस ये दो अलग अलग कैटेगरी हैं। 7% है, तो यहाँ मैं इंडिविजुअल में हूँ। इंडिविजुअल और HUF छोड़ के अगर कुछ करेंगे तो आपको अदर्स ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेंगे। चलिए यहाँ पर मैं ITR फॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ। ITR 1 जो कि सैलरी वालों के लिए है नॉर्मली, और अदर इनकम रखते हैं जैसे FD का इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब इनकम आता है, और हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जिसके पास आता है वो लोग के लिए ITR 1 है। चलिए यहाँ पर आते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, क्लिक करते हैं। क्लिक करने से बाद आपसे यहाँ सवाल पूछे जा रहे हैं। कैसा सवाल? बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सवाल। आप क्यों फाइल करना चाहते हैं? क्यों फाइल करना चाहते हैं? आर यू फाइलिंग द रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? कौन से रीजंस के लिए आप फाइल करना चाहते हैं? टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्या आपका बेसिक इनकम जो है वो टैक्सेशन जो लिमिट है 2.5 लाख का उससे ज़्यादा है, इसलिए आप फाइल करना चाहते हैं? दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर below mentioned condition as per 7th proviso to section 139 subsection 1। मतलब नीचे लिखे गए 3 जो पॉइंट है उसमें से कोई भी एक पॉइंट आप फुलफ़िल करते हैं या एक से ज़्यादा पॉइंट फुलफ़िल करते हैं, इसीलिए आपको फाइल करना पड़ रहा है। जैसे पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 में लिखा गया है डिपॉजिट अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ in 1 or more current account during the previous year। मतलब आपने अपना बैंक के खाता में या कोई भी फाइनेंशियल कॉपी में 1 करोड़ से ज़्यादा एक साल में डिपॉजिट किया है तो आपको ITR 1 फाइल करना है। मतलब आपको ITR फाइल करना है इस प्रोविज़न के हिसाब से। दूसरा वाला क्या है? इसमें से कोई भी एक प्रोविज़न अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आपको फिलअप करना पड़ता है। आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर आपका इनकम है, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपका मान लीजिए 1.5 लाख का इनकम है पर आपने डिपॉजिट किया है 1 करोड़ से ज़्यादा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बहुत तरीक़ों से हो सकता है, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। यहाँ फ़िलहाल मैं सिर्फ फाइल करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ दूसरा ऑप्शन क्या है? incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding 2 lakh for a travel to a foreign country for yourself or any other person।
क्या आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा किए हैं फॉरेन टूर के लिए, खुद के लिए या दूसरे के लिए? आपके वाइफ के हो सकते हैं, आपके फादर मदर के हो सकते हैं, आपके बच्चों के हो सकते हैं। 2 लाख से ज़्यादा अगर फॉरेन कंट्री टूर में आप खर्चा करेंगे तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन क्या है? incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding 1 lakh on consumption of electricity during the previous year। यानी कि आपको प्रीवियस ईयर में आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा बिजली का बिल जमा किया है तो आपको ITR फाइल करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। 1 लाख रुपए से ज़्यादा बिजली का बिल दिया है तो आपको ITR फाइल करना है, ये मैंडेटरी है। लास्ट वाला ऑप्शन एक और दिया गया है जो कि अदर्स। ये अदर्स ऑप्शन अगर इन चारों ऊपर वाला ऑप्शन अगर मैंडेटरी नहीं है आपके लिए, मतलब सॉरी आपके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप अदर्स ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं क्योंकि आपको वॉलंटियरली आपको फाइल करना है, ठीक है। मैं फ़िलहाल यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन द बेसिक लिमिट, एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है। एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, इनका इनकम करीबन 5 लाख के ऊपर ही है, क्योंकि 5 लाख के नीचे तो आपको मालूम है कि आपको टैक्स नहीं देना है। 87A में रिबेट दिया जाता है, उनसे ज़्यादा ही है। तो कंटिन्यू क्लिक करते हैं उसके बाद, ठीक है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि ये पोर्टल नया है, कुछ बग्स आपको मिलेंगे। आप अगर फाइल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे बग्स अभी तक अवेलेबल है यहाँ पर जो कि इश्यूज़ कर रहे हैं पोर्टल में, ठीक है। ओके कर लेते हैं ये बॉक्स को। फिर एक एक करके आपको स्टेप भरना है, 5 स्टेप आपको भरना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर आपको भरना है पर्सनल इन्फॉर्मेशंस। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या भरना है, यहाँ ऑलरेडी भरा हुआ रहता है, फिर भी आप चेक करके कुछ अगर भरना हो तो भर सकते हैं। मैं देख लेता हूँ यहाँ क्या भरा हुआ है, क्या भरना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। यहाँ एक एक करके ही आपको स्टेप कंप्लीट करना है। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन करना है, फिर ग्रॉस टोटल इनकम में आप जा सकते हैं। आप कोई भी पॉइंट जंप नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपको दिखाया जा रहा है नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपको सारे डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद मुझे सिलेक्ट करना है मेरा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। जैसे मेरा क्लाइंट का नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पेंशनर, अदर एंड नॉट एप्लीकेबल। तो फिलहाल वो अदर्स में क्लिक करेंगे क्योंकि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम करते हैं, ठीक है। अब कौन सा सेक्शन के तहत वो फिल करना चाहते हैं, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, जो कि है आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाला जा रहा है। पहले ये डाला नहीं जाता था, यहाँ पर इतना अच्छे से डाला जा रहा है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा ये पोर्टल बना है। जो लोगों को फाइल नहीं करना आता था उन लोगों को भी आजकल खुद फाइल कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आप देख लिए तो खुद फाइल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के दिन अगर आप फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में फाइल कर सकते हैं। अगर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में आप फाइल कर रहे हैं, इसका मतलब बिलेटेड रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट, मतलब जो लास्ट डेट है इनकम टैक्स का उनके बाद अगर आप फाइल करेंगे तो बिलेटेड रिटर्न में फाइल करना होता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में। 139 सबसेक्शन 5 क्या होता है? सबसेक्शन 5 होता है कि आपने कुछ गलत भरा है, उसको रिवाइज करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका इनकम 7,10,000 रुपये है, आपने लिख दिया 7 लाख रुपये हैं, आपने टोटल इनकम डिस्क्लोज़र किया, फिर बाद में पता चला कि आपने तो 10,000 काम डाल दिए हैं। तो आपको क्या करना है, फिर रिवाइज रिटर्न करके सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में पूरा रिटर्न फिर से भरना है, ठीक है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, ये क्या होता है? आफ्टर कॉन्डोलेशन ऑफ डिले। इसका मतलब एक जो रिटर्न होता है, जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 वाला जो रिटर्न है, इसको मुझे ड्यू डेट के अंदर भरना है। अगर ड्यू डेट क्रॉस हो गया
तो आपको बिलेटेड रिटर्न भरना है। और अगर 31 मार्च 2022 के बाद अगर आप रिटर्न भरें, 31 मार्च 2022, ठीक से सुन लीजिएगा, 31 मार्च 2022 के बाद अगर आपने फिलअप किया है अपना रिटर्न, तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में आपको आफ्टर कंडोलेशन ऑफ डिले में जाके आपको फिलअप करना है, जिसमें आपको जाके कमिश्नर को लेटर देना है रिटर्न में। कमिश्नर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेगा, वहाँ आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा आपने क्यों अपना रिटर्न नहीं भरा है, पूरे अगले 1 साल में आपने क्यों डिले किया है, तो आपको प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा। फिर अगर वो अप्रूव कर दें, वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रोवाइड करेगा, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको डालना पड़ेगा इनकम टैक्स पोर्टल में जाके, फिर आप अपना फाइल कर सकते हैं सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के अंतर्गत। ठीक है, ये फाइल अंडर सेक्शन है। अगर आपके पास कोई नोटिस आया, बहुत सारे नोटिस आ सकते हैं, जैसे नीचे वाला नोटिस आप देख सकते हैं। यहाँ मैं उतना डिटेल्स में बात नहीं करूँगा क्योंकि ये आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न का प्रोसेस है, क्योंकि आपने कुछ रिटर्न फाइल कर दिए हैं उसके बाद नोटिस आता है, जैसे 139 सबसेक्शन 9 में, जिसमें आपने कुछ गलती भरा था, उसको रिवाइज तो किया ही नहीं, डिपार्टमेंट से आपको नोटिस भेज के बोला गया है कि आप इसको रेक्टिफाई करके फिर भेजिए, तब आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के तहत आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ और भी चारों ऑप्शन है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, वो बाद में डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर लेके पढ़ेंगे। फ़िलहाल फाइल कर रहे हैं तो बेसिक डिटेल्स आपको समझा दी। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद आपको देखना है कि आप कौन से टैक्स रिजीम में फ़ाइल करना चाहते हैं, ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम। मेरा क्लाइंट यहाँ न्यू रिजीम में फ़ाइल नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसका इतना सारा डिडक्शन है। अगर वो न्यू रिजीम में फ़ाइल करेगा तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेंगे, आपको पता ही है। अगर आपको पता नहीं है, आप हमारा आई बटन में जाके क्लिक करके देख सकते हैं कि नया रिजीम और ओल्ड रिजीम में क्या डिफरेंस है, आपको वहाँ डिटेल समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल मेरा क्लाइंट के लिए मैं ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ नो बटन में क्लिक करता हूँ। ठीक है, चलिए नीचे आ जाते हैं। यहाँ बैंक डिटेल्स है, यहाँ बैंक डिटेल्स ऑलरेडी वैलिडेटेड है। अगर आपका बैंक डिटेल्स प्री वैलिडेटेड नहीं है तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेंगे इस बार से, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ रेड मार्क से लिखा गया है इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा, refund will not be transferred to the bank account unless it is pre-validated। इसका मतलब अगर अकाउंट आपका pre-validated नहीं है बैंक अकाउंट, तो आपका रिफ़ंड कुछ भी हो जाए आपके बैंक में रिटर्न नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा ये जो बैंक अकाउंट है ये वैलिडेटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको वैलिडेटेड करना है। कैसे करना है मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। फ़िलहाल जिन लोगों का पहले साल फाइल किया हुआ है, इससे पहले 2-3 साल या 1 साल, तो उन लोगों का वैलिडेटेड ऑटोमेटिकली दिखाएगा। जिन लोगों का इस बार से पहली बार फाइल कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं एक अलग वीडियो सेपरेटली बना दूंगा। ठीक है, चलिए अगर आप चाहें तो यहाँ और भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट है, ऐड अनदर कर क्लिक में जाके अंदर डिस्क्रिप्शन भरना है, जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपको भर देना है। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद आपको इसे कंफर्म करना है। मैंने इसको कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म दिखा रहे हैं। अब इनका ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, चलिए ग्रॉस टोटल इनकम में जाके क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम ले रहा है। टाइम लेने के बाद यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम का एक पेज आ चुका है। ठीक है, जहाँ पर आपको दिखा रहा है सैलरी में क्या एग्जेम्पशन है, नहीं है, ये सब डालना है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र। टूर और ट्रांसफ़र के लिए आपको कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। क्या आपको मिले हैं वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 1 में आपको टोटल एग्जेम्पशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लाइंट को मिला नहीं है इसलिए नो डाल देते हैं।
यहाँ कोई स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। फिर आपका हायर एजुकेशन के लिए कभी कभी आपका कंपनी आपको अलाउंसेस देता है, ऐसा बहुत सारे अलाउंसेस। इनके लिए ऐसा कोई भी अलाउंसेस अवेलेबल नहीं है। इनके लिए तो HRA भी अलाउ नहीं है, ठीक है, नो कर देते हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन ये भी नहीं है कि उनको लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेंगे। आपको अगर पता नहीं है लीव ट्रैवल कंसेशन, मैं आपके लिए सभी सेक्शंस का एक सैलरी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जो एक सीरीज़ वीडियो होगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, मतलब आपको कोई और क्लेम के ऊपर एलिजिबल है एग्जेम्पशन के लिए जो सैलरी के ऊपर है। तो इन मेरा क्लाइंट नहीं है इसलिए नो करता हूँ। अगर आप हैं तो आप येस कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है एकदम से, तो आप अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं फाइल करने से पहले। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये आ जाते हैं, इनका ग्रॉस सैलरी इनको भरना है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम भरना है और अदर सोर्स का इनकम भरना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं अपना सैलरी वाला इनकम भर देता हूँ, ठीक है। इनका बेसिक जो सैलरी है, मतलब टोटल जो सैलरी इनको मिलता है अदर देन परक्विजिट्स, वो है करीबन 6,80,000 रुपये, ठीक है। ये अब कुछ परक्विजिट्स उनको मिलता है घर के लिए, वो 50,000 रुपये करीब मिलता है। मैंने पहले भी भरा था इसलिए यहाँ पर आ चुका है। मैंने बोला था 7 लाख से ऊपर ही है, 7,30,000 रुपये का उनका टोटल इनकम है। ये ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा अगर आपका फॉर्म 16 का डेटा यहाँ ऑटो फीडेड रहता है तब, क्योंकि इनका कंपनी अभी तक इनका फॉर्म 16 नहीं ऑफ़र किया है उनको, तो इसलिए हमें मैनुअली भरना पड़ रहा है। आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर इनके पास कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन, ऐसा बहुत सारा मैंने जब दिखाया था वहाँ पर आपको जो नो करके गए हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ पर भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डालना होता है अमाउंट, कितना अमाउंट को आपको एग्जेम्पशन लेना है। बहुत सारा ऑप्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं ड्रॉप डाउन मेनू से, आप खुद भी देख सकते हैं अगर आप अपना फाइल करते हैं अपने आप से, या अगर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो आपका फ़ाइल करवाता है आप उनके साथ बैठ के भी देख सकते हैं। चलिए फ़िलहाल उनका नेट सैलरी 7,30,000 रुपये है और 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको मिल रहा है। प्रोफेशनल टैक्स भी उनको देना पड़ता है 2,500 रुपये का, पहले से ही भरा हुआ था, आप देख सकते हैं नीचे जा रहा है जब भी मैं क्लिक करता हूँ। 50,000 और 2,500 का डिडक्शन के बाद उनका सैलरी आता है 6,77,500। सेव कर लेते हैं डेटा। सेव करने के बाद आपका सैलरी का इनकम आ चुका है, इनकम अंडर द हेड सैलरीज। अब हाउस प्रॉपर्टी में क्या है उनका हाउस प्रॉपर्टी का जो घर है वो भी भाड़े में है, तो उनका भाड़े का इनकम मिलता है उनसे, और उनका कोई भी लोन नहीं है, तो उनका कोई लोन का छूट नहीं मिलने वाला है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में अब वो लेट आउट है, इसलिए मैं लेट आउट सेलेक्ट करता हूँ ड्रॉप डाउन में जाके, क्योंकि वो भाड़े का है। अब कितना उनको रेंट मिलता है साल का, उनको करीबन 1,20,000 रुपये का रेंट मिलता है, जो कि 10,000 रुपये का महीना होता है। अब लोकल अथॉरिटीज़ को कुछ भी टैक्स पे करना आता है। लोकल अथॉरिटीज़ मतलब म्यूनसिपैलिटीज़, कॉरपोरेशंस, कैंटोनमेंट बोर्ड या पंचायत को आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है घर बनाने के लिए हर साल, तो वो देना पड़ता है। इनके लिए 4,500 रुपये का लोकल टैक्स है, तो वो देने के बाद 30% जो डिडक्शन मिलते हैं, मैंने जो कहा 30% डिडक्शन उनको मिलेंगे, पर उनको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नहीं मिलेंगे। ये जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है कब मिलते हैं, ये वाला आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पर कितना, कहाँ से कौन सा डेट से कौन सा डेट का मिलना होता है, ठीक है। ये एक्चुअली एग्जाम्पल डेट है, ये डेट आप मत मान लीजिएगा, आपके लिए है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का हिसाब आपको लेना है। कोई भी अरियर नहीं है पुराने रेंट का,
तो 80,850 रुपये का नेट जो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी वो आप ले सकते हैं। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड में जाके क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका हाउस प्रॉपर्टी का भी इनकम ऐड हो चुका है यहाँ पर, और सैलरी का भी ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको अदर सोर्स में जाके अदर सोर्स का भी डिटेल्स भरना है। जैसे उनका अदर सोर्स में क्या है, उनका अदर सोर्स में उनका कुछ सेविंग्स बैंक अकाउंट है और उनका एफडी है, ठीक है। तो सेविंग्स बैंक अकाउंट में उनका करीबन 1000 रुपये का इंटरेस्ट है, तो वो मैं भर दूंगा। उनका कोई एफडी वेफडी नहीं है तो नहीं भरना है। उनका कोई फैमिली पेंशन नहीं है, उनका कोई इनकम टैक्स रिफंड हुआ ही नहीं तो इंटरेस्ट कैसे आएगा। कोई भी अदर इनकम नहीं है, डिविडेंड भी ऊपर से नहीं है उनका, सिर्फ उनका सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने ये डाल दिया और यहाँ पर बॉक्स में जाके आपको अमाउंट भी डालना है। जैसे 1120 उनका सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, ठीक है। जैसे उसको अब अगर 80 TTA में आपको डिडक्शन भी मिल जाएगा चैप्टर 6 के अंदर। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो इनकम है, टोटल ग्रॉस टोटल इनकम जो कि तीनों हेड मिला के सैलरी, अदर सोर्स और आपका हाउस प्रॉपर्टी तीनों मिला के आपका 7,59,470 रुपये हैं। आप देख सकते हैं। चलिए इसको कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद आपको ये भी कंफर्म हो गया टोटल। अब डिडक्शन क्या है, उनका 2 डिडक्शन है, ले लेते हैं। सॉरी 3 डिडक्शन है, क्योंकि उनको 80 TTA में भी उनका डिडक्शन मिलेगा जो कि सेविंग्स बैंक अकाउंट है। उनका कोई भी डोनेशन पेमेंट नहीं है। साइंटिफिक रूरल डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने डोनेशन नहीं किया है, ठीक है। 80 GG के लिए भी डोनेशन नहीं है। 80 C के लिए उनका कुछ उनका डिडक्शन है जो कि आपको भरना है 1,40,000 रुपये का, ठीक है, जो कि एकदम मामूली रकम है। आप जान सकते हैं क्योंकि आजकल लोग बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं 80C में, जैसे LIC है, PPF है, बहुत सारे जगह में टैक्स सेविंग्स प्लान में है। जैसे म्यूचुअल फंड का भी टैक्स सेविंग्स प्लान्स है, वहाँ जाके लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उनको डिडक्शन मिल जाए। उनको 80D में भी डिडक्शन मिलेगा। 80D मतलब मेडिक्लेम इंश्योरेंस। अब जो लोग मेडिक्लेम भरते हैं उनको पता ही होगा कि उसको इनकम टैक्स में उसका डिडक्शन मिलता है, तो यही सेक्शन के अंडर उनको मिलता है 80D। तो 80D में उनको 80D फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं शेड्यूल 80D इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल, वो बाद में हम फिलअप करेंगे। चलिए नीचे चलते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन? यस। कौन सा डिडक्शन? 80 TTA जो कि सेविंग्स बैंक अकाउंट के लिए है, और वो कितना है 1120। आप देख सकते हैं टोटल वो 10,000 तक आपको डिडक्शन मिलते हैं। आपको पता ही है सेविंग्स इंटरेस्ट के ऊपर 10,000 तक आपको डिडक्शन मिलते हैं। 80C में उनको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है। अब मेडिक्लेम के लिए देख लेते हैं। यहाँ मेडिक्लेम के लिए क्या है आप देख सकते हैं 80C, यहाँ पर मेडिक्लेम का भरना है। यहाँ पर जाके आपको एडिट करना है 80D में। एज पर फॉर्म 16 आपको दिख रहा है यहाँ पर, एज पर फॉर्म 16 अगर आपने अपना कंपनी को आपका मेडिक्लेम का हिसाब बताया है तो आपका कंपनी फॉर्म 16 में ये डाल देगा, ठीक है। यहाँ नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली, ये ऑटोमेटिक ले लिया, सेल्फ फैमिली के लिए नहीं ले रहे। आपको इसको एडिट करना है कि आप सिर्फ सेल्फ के लिए ले रहे हैं। यस। कितने रुपए का ले रहे हैं? कितने रुपए का ले रहे हैं यहाँ पर आपको नीचे जाके डालना है हेल्थ इंश्योरेंस में, सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन। अगर सीनियर सिटीजन है या नहीं है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ आपका प्रीमियम अमाउंट डाल दीजिएगा 50,000 जो आपका प्रीमियम अमाउंट है।
क्लाइंट के लिए 50,000 है क्योंकि उसने अच्छा खासा मेडिक्लेम इंश्योरेंस करवाया है। वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट इज़ अ सीनियर सिटीजन, यहाँ नो कर देते हैं, कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर नो करना पड़ेगा, ऊपर नो, क्योंकि वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट इज़ अ सीनियर सिटीजन। आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको यहाँ पर भरना है 50,000 रुपये भर देते हैं उनका प्रीमियम, जो 25,000 रुपये तक आपको डिडक्शन मिलेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका पेरेंट या आप कोई भी सीनियर सिटीजन है, कोई भी पेरेंट सीनियर सिटीजन है, आप यहाँ नो डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ नो है। पेरेंट के लिए उसने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है 30,000 रुपये का, वो भी 25,000 रुपये का डिडक्शन मिल रहा है। टोटल आपको 50,000 का डिडक्शन मिल रहा है और मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ आपको टोटल डिडक्शन आपके पास आ गया है 1,91,120 चैप्टर 6 में। अब इसको क्लिक करते हैं कंफर्म। कंफर्म होने के बाद मेरा टोटल जो इनकम है और डिडक्शन है वो फिक्स्ड हो चुका है। अब मुझे कितना टैक्स देना है, 29,403 रुपये का टैक्स मुझे भरना है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो ये मुझे टैक्स कितना भरना है, वही भरना है 29,400 रुपये का, क्योंकि 29,403 रुपये का 3 रुपये ये राउंड ऑफ फिगर में आ जाता है, तो 29,400 रुपये का डिडक्शन मुझे लेना है। तो कहाँ पर टैक्स भरना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको टैक्स का डिटेल्स में दिखाऊंगा, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, क्योंकि यहाँ TDS काटा जाता है तो आपको टैक्स भरना बहुत ही कम टाइम होता है। पर यहाँ पर फॉर्म 16 फ्री फील्ड नहीं है, इसलिए मुझे दिखाना पड़ रहा है। आपको दिखाने के लिए मैं एडवांस टैक्स पे कर रहा हूँ, नहीं तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी भरा रहेगा TDS के जगह में। डिटेल्स ऑफ TDS जो है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑन सैलरी इनकम, यहाँ ये भरा रहेगा। अदर इनकम के ऊपर भी भरा रहता है, जो सैलरी इनकम नहीं है उसके ऊपर भी अगर TDS काटा हुआ है, जैसे आपका FD का इंटरेस्ट के ऊपर काटा जाता है, ऐसे बहुत सारे जिसके ऊपर काटा जाता है, तो वो भी यहाँ भरा रहेगा। ठीक है, यहाँ बहुत सारा TDS का ऑप्शन है, वो भरा रहने से आपको टैक्स बहुत कम टाइम पे करना पड़ता है। पर यहाँ पर क्लाइंट का TDS डिडक्शन नहीं शो कर रहा है, इसलिए मुझे टोटल टैक्स जो है वो सेल्फ असेसमेंट के द्वारा पेमेंट करना है। तो यहाँ मैं शो डिटेल्स में जाकर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ ऐड डिटेल्स करने का ऑप्शन मिल रहा है, ऐड अनदर। मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक शीट आ जाएगा, जो कि BSR कोड डालना होता है। आप यहाँ अपना BSR कोड डाल लीजिए 1 2 3 4 5 7, जैसे सीरियल नंबर 1 डाल दीजिए। ठीक है, डेट आप डाल सकते हैं, आज का ही डेट, ऐसा मैंने सोच मान लिया, ये आज का डेट मैंने भरा है। ये जो डेट, चालान नंबर, BSR कोड है, ये सभी आपको अपना बैंक चालान में मिल जाएगा पेमेंट करने के बाद। ठीक है, कैसे पेमेंट करना होता है मैं आपको बाद में बता दूंगा। 29,400 रुपये का टैक्स है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला जा रहा है कंफर्म करने का। देख सकते हैं आप यहाँ का अपना टैक्स का डिटेल्स भर चुके हैं, फिर आप इसको कंफर्म करते हैं। ठीक है, कंफर्म करने के बाद आप अपना टैक्स पेमेंट कंफर्म कर चुके हैं। अब टैक्स लायबिलिटी को कंफर्म करना है, वहाँ जाके क्लिक करते हैं। टैक्स लायबिलिटी में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस देखना होता है कि वो ठीक ठाक है कि नहीं उसका कैलकुलेशन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं
ग्रॉस टोटल इनकम 7,59,470, ठीक है। डिडक्शन है 1,91,120, उसके बाद आपका इनकम है 5,68,350 रुपये। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे रिबेट का ऑप्शन है। यहाँ कुछ रिबेट नहीं मिल रहा है क्योंकि 5 लाख के ऊपर आपका इनकम है, तो आपका टैक्स पेएबल है 26,170, उसके ऊपर 1,047 रुपीज़ का आपको एजुकेशन सेस है, ठीक है। उसके बाद आपको 234B में आपको चालान काटा गया है इंटरेस्ट के ऊपर, क्योंकि आपको इंटरेस्ट लग रहा है, आप बहुत लेट पेमेंट किए हैं इसलिए TDS नहीं काटा है, और एडवांस टैक्स भी आपने पेमेंट नहीं किया है। 234C में भी आपको इंटरेस्ट लगा दिया गया है। उसके बाद टोटल आपका जो आ रहा है 29,403, ठीक है, 403 रुपये का, 29,403 रुपये का टैक्स है। तो मैं उसको कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद आपको सारे ऑप्शंस कंफर्म हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन ग्रीन हो चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर सारे ऑप्शंस ग्रीन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टैक्स लायबिलिटी, सारे ऑप्शन कंफर्म्ड हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद थोड़ा देर टाइम लेता है, फिर प्रोसीड हो जाता है। यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ज़ीरो, आपको कोई और पेमेंट नहीं करना है। आपको मैंने बोला अच्छा था 403 रुपये जो है, 3 रुपये वो आपका राउंड ऑफ में एडजस्ट हो जाते हैं, डाउनवर्ड राउंड ऑफ, क्योंकि बिलो 5 है। चलिए अब प्रीव्यू रिटर्न कर लेते हैं। पूरा डेटा ऑलरेडी भरा चुका है, जस्ट कंफर्म के लिए आपको प्रीव्यू रिटर्न। यहाँ आपको अपना डेटा प्रीफिल्ड रहता है, आपको भरना नहीं होता है, जस्ट आपको यहाँ टिक करना होता है। टिक करने के बाद आप नीचे आ जाइएगा, यहाँ प्रीव्यू, प्रोसीड टू प्रीव्यू में जाके आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो आपको प्रीव्यू आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये पूरा फॉर्म है, ये देख सकते हैं नीचे तक। मैं यहाँ इसको फिर से देखना नहीं चाहता हूँ, आप अगर चाहें तो इसको पूरा देख के कैलकुलेशन देख सकते हैं फिर से। मैं प्रोसीड टू वैलिडेशन में चला जाता हूँ। अब प्रोसीड टू वैलिडेशन में जाके क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है वैलिडेशन इज़ सक्सेसफुल, कोई भी एरर्स नहीं है। बहुत अच्छे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाके मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, आप कैसे इसको वेरिफिकेशन करेंगे। ई वेरीफाई नाउ, अगर आपका आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर अटैच्ड है तो आप ई वेरीफाई कर सकते हैं, या अगर आपका डीमैट अकाउंट या आपका बैंक अकाउंट नेट बैंकिंग से आपका वैलिडेशन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, ठीक है। ई वेरीफाई लेटर मतलब अभी जमा कर दीजिए, उसके बाद 120 दिन के अंदर अंदर कभी भी आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। या वेरीफाई वाया ITR 5, ये ऑप्शन है जिन लोगों के लिए ऑनलाइन वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, तो वो अपना ITR 5 को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके साइन करके डिपार्टमेंट को भेज देंगे, नॉर्मल या स्पीड पोस्ट के द्वारा। कोई भी कुरियर एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर। आपको गवर्नमेंट द्वारा पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट करना है, वो भी 120 दिन के अंदर अंदर पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ कोई भी ऑप्शन में आप जाके सिलेक्ट कीजिए, जैसे मैं यहाँ पर ई वेरीफाई नाउ करता हूँ। करने के बाद यहाँ कंटिन्यू में जाके क्लिक करता हूँ तो आपको OTP भेजा जाएगा, आप अपना OTP डाल दीजिएगा और फाइल कर दीजिएगा। इसमें कोई बड़ी झंझट नहीं है। पर मैं यहाँ पर ये ई वेरीफाई नाउ नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तक क्लाइंट का फॉर्म 16 का डेटा प्री वैलिडेटेड होके नहीं आया है, तो मुझे उसका डेटा का कंफर्मेशन नहीं मिला है। मैंने अपना डमी डेटा उनका सैलरी स्लिप से उठा के डाल दिया है, पर जब तक फॉर्म 16 नहीं आएंगे मैं उनका रिटर्न नहीं फाइल करूंगा। आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा, जब तक फॉर्म 16 नहीं आते हैं आप अपना फाइल मत कीजिए, क्योंकि वहाँ थोड़ा गड़बड़ होने का चांसेस रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
ये वीडियो देख के आप अपना फ़ाइल मत कीजिएगा, आप अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स का सलाह लेने के बाद ही अपना फ़ाइल कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।